दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि सिवान को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है नकली पेपर्स के जुर्म में। और अक्षत ने भी उससे के ऊपर मानहानि का केस कर दिया था। अब आगे अक्षत ऑफिस के अंदर जाते हुए कबीर को न्यूज़ पब्लिश करने को बोल देता है। कबीर अपना फ़ोन निकाल के उसको कॉल करता है और बोलता है ब्लास्ट कर दो, और कॉल कट कर देता है। कबीर की बात सुन के वहीं खड़ा राज उसे घूर के देखता है और फिर बोलता है, न्यूज़ पब्लिश करने को बोला था, न्यूज़ चैनल को ब्लास्ट करने को नहीं। कबीर राज को पूरी ही तरह से इग्नोर कर देता है और ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उसके बाद राज भी अंदर की ओर चला जाता है। अक्षत अपने केबिन में जाकर अपनी चेयर पर सर रख कर टिक कर बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगता है। थोड़ी ही देर में केबिन का डोर नॉक होता है और कुमकुम अंदर आती है और अपना काम करने लगती है। मीरा और आर्यन को शिवान के अरेस्ट होने की खबर मिल चुकी थी। आर्यन खुद को कवर करके मीरा के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। उसे अभी तक उस न्यूज़ के बारे में नहीं पता चला था। आर्यन अपने भाई को छुड़वाने के लिए बहुत सारे लॉयर से कनेक्ट करता है, लेकिन कोई भी ये केस लेने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये केस अक्षत सिंघानिया के अगेंस्ट है और किसी का भी उससे जीतना इम्पॉसिबल है। कोई भी अक्षत से पंगे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, इसलिए सब आर्यन को मना कर देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस इंस्पेक्टर के अंदर था और रौब झाड़ते हुए इंस्पेक्टर को अपने भाई को बाहर निकालने के लिए उनसे बोल रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी कोई भी बात सुन नहीं रहा था। आर्यन की लड़कियों वाली आवाज़ सुन के सब लोग उस पर बस हंसे ही जा रहे थे। वहीं मीरा को इन सब से तो कोई लेना देना नहीं था। वो तो आराम से बेचारा सा मुंह बना के एक कोने पर खड़ी हुई थी और सोच रही थी, जब ये ड्रामा ख़त्म हो और वो यहाँ से निकलूं। आर्यन के लाख कोशिश करने पर भी कोई भी उसे सिवान से नहीं मिलने देता। आर्यन को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन पे बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो सब पर अपना रौब झाड़ रहा था, जबकि वो सब कुछ भी नहीं बचा था। वो सड़क पर आ चुका था, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ कम नहीं की थी। आर्यन चाहे जैसा भी हो, दोनों भाइयों की आपस में बहुत ही बनती थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। हर सही गलत काम दोनों मिलकर ही करते थे। आर्यन और मीरा वापस से अपने घर वापिस आ जाते हैं। आर्यन घर आके सोफे पर बैठ जाता है और मीरा उसे मक्खन लगाते हुए बोली, बेबी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन को मीरा बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक वही थी जिसने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। मीरा से दर्द का बहाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है और आर्यन वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर में दीवान हड़बड़ाते हुए अंदर आता है और आर्यन को अपने सामने देखकर बोला, सर, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? आर्यन पूछता है। सर, आप आज की हेडलाइन देखिए, रीमान जवाब देता है। आर्यन टीवी ऑन करता है
और न्यूज़ को देखकर तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती। वो गुस्से से टीवी को उठाकर फेंक देता है, क्योंकि न्यूज़ में शिवान और मीरा के साथ होते हुए फोटो दिखाई जा रही थी। आर्यन गुस्से से लाल आंखें किए मीरा की रूम की ओर बढ़ जाता है। वहीं आर्यन को जाते देख रिवान एक डेविल सा स्माइल करता है और अपना फ़ोन उठा के किसी को कॉल करके बोला, बॉस, आग लग चुकी है। रिवान जहाँ से आर्यन गया था उसको नफरत से देखते हुए बोला, आर्यन शेखावत, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तो तुम दोनों भाइयों और तुम्हारी उस महबूबा की ज़िंदगी जहन्नुम बनाना बाकी है। लेकिन जो दर्द तुमने हम सबको दिया है उसके सामने तो ये सज़ा कुछ भी नहीं है। तुम भी उस दर्द से तड़पोगे जिस दर्द को हमने महसूस किया है। रिवान वहाँ से निकल जाता है और आर्यन अपनी लाल लाल आँखों से मीरा के रूम में जाता है। जब मीरा, जो अपने बेड पर बैठ के आराम से नेल पेंट लगा रही थी, उसे बालों से पकड़कर उठाता है और बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, पर तुम तो ही उनके जैसे ही निकली। मुझे लगा था कि तुम मेरा इतने बुरे वक्त में भी साथ दे रही हो। तुम मुझसे सच में प्यार करती हो, लेकिन मैं गलत था। तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही थी, मेरे साथ भी और मेरे भाई के साथ भी। मीरा का चेहरा दर्द से लाल पड़ रहा था। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या रैन? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे बारे में इतनी घटिया बातें भी कर सकते हो? भूलो मत कि मैंने तुम्हें आधा आदमी और आधी औरत बनने के बाद भी अपनाया है। मैं सिर्फ घटिया बातें कर नहीं रहा हूँ, आज तुम्हें मैं घटिया हरकत करके भी दिखाऊंगा। आर्यन मीरा को जवाब देता है। आज पहली बार मीरा को आर्यन से डर लग रहा था। वो आर्यन को समझाते हुए बोली, आर्यन, तुम अभी अपने होश में नहीं हो। हम ना आराम से बात करते हैं। लेकिन आर्यन का गुस्सा उसकी हद पार कर चुका था। वो मीरा का बाजू पकड़ के उसे अपने पास खींच के बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें ये सब कुछ करने का? तो आज मैं तुम्हारा सारा का सारा उतावलापन निकाल दूंगा। उसके बाद तुम किसी के पास जाने से भी डरोगी। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के साथ खेल खेलने का? आज तुम्हें मैं बताता हूँ कि ये सब करते कैसे हैं। आर्यन मीरा को ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है। जब उससे भी उसका मन नहीं भरता तो मीरा को अपने आदमियों के हवाले कर देता है। उसके आदमी बचा हुआ काम वह कर डालते हैं। मीरा तो आर्यन के दरिंदगी में ही बेहोश हो चुकी थी। मीरा की हालत तो मरने जैसे हो गई थी। रिवान, जो कि आर्यन की हर एक हरकत पर नज़र बनाए हुए रखा था, वो अपने बॉस को कॉल करके सारी बात उन्हें बता देता है। सामने से उसका बॉस उससे कुछ कहता है और रिवान ओके बॉस बोल के वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर में रिवान कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उस फार्म हाउस के बाहर होता है जिसमें रॉकी मीरा को लेके गया था। रिवान बॉडीगार्ड्स के इशारा करता है और उसके बॉडीगार्ड्स अंदर जाके उन लोगों को ख़त्म कर देता है और मीरा को लेकर बाहर आ जाता है। मीरा को देखकर तो एक पल के लिए रिवान की भी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ सोच के फिर से अपने फेस पर
खतरनाक एक्सप्रेशन ले आता है और बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में वो लोग अपने फार्म हाउस पर होते हैं। बॉडीगार्ड्स मीरा को अंदर लेकर जाता है और एक रूम जो कि हॉस्पिटल जैसा लग रहा था उसमें जाके लिटा देता है, जहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहले से ही मौजूद थी। मीरा की हालत देख के एक पल को डॉक्टर को भी झटका लगता है, लेकिन वो अपने मन में से सारे ख्यालों को निकाल के अपने काम में लग जाते हैं। वहीं बाहर रिवान हॉल में रखे सोफे पर बैठा हुआ था कि थोड़ी देर में उसे बाहर से कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सारे बॉडी गार्ड के साथ ब्लैक हुडी और मास्क पहने एक आदमी अंदर आता है। उसके साथ ही निकिता भी थी। वो लोग अंदर आते हैं। वो आदमी आके सोफे पर बैठ जाता है। निकिता और ईवान दोनों भी उसके सामने खड़े थे। वो आदमी अपने हाथों से कुछ इशारा करता है तो रीवान उसकी बात समझ के बोलना शुरू करता है। बॉस, उन लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से नोचा है। उसकी सांसें उखड़ने लगी हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो ही कुछ बता सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं पता है। इतना बोल के रीवान चुप हो जाता है और उस आदमी यानी बॉस के बोलने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन बॉस कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से बैठा रहता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स उस रूम से बाहर आते हैं और बोलते हैं, सर, उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, बचने के चांस बिल्कुल कम है। शायद अब वो खुद ही नहीं जीना चाहती हैं। वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही हैं। बाकी वो फ्यूचर में कभी माँ ही नहीं बन पाएंगी, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों के उनके साथ ये सब करने से उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। तो बाकी उन्हें अभी तक होश आया नहीं है। पता नहीं वो कब उठे। इतना बोलकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं। बॉस अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और डॉक्टर के सामने जाकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, जो करना पड़े वो कीजिए, लेकिन उसे होश में लाइए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती आप सब भी अपने घर नहीं जाएंगे। इतना बोल के बॉस वहाँ से निकल जाता है। निकिता और ईवान को हैरान परेशान सा छोड़ के बॉस के जानने के बाद ईवान निकिता की ओर मुड़ के बोला, दी यार, ये बॉस को हो क्या गया है? क्यों बचाया है उन्होंने इस चुड़ैल को? मर जाने दिया होता इसे, तभी तो उसकी आत्मा को शांति मिलती। रीमान की बात सुन के निकिता बोली, छोटे, तू अपने इस नाजुक से दिमाग पर इतना जोर मत डाल। तुझे तो बॉस का पता ही है ना, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया पैलेस में एकदम कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि कबीर और राज ने पूरा घर सिर पर उठा रखा था। घर के सभी लोगों के तोते उड़े हुए थे, क्योंकि कबीर ने जो किया था उसके बाद राज ने भी अपना सामान जिया के रूम में अपना सामान शिफ्ट कर दिया था, लेकिन जिया ने उसे लात मार के अपने रूम से बाहर की ओर निकाल दिया था। उन दोनों के बीच के वर्ल्ड वार 3 चल रहा था, जो कि कुछ इस तरह से था। जिया राज को गुस्से से अपने रूम से बाहर निकालते हुए बोली, बदबूदार गेंडे, अगर तुमने एक और बार मेरे रूम में कदम रखा ना तो मैं तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगी, और अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम्हारे सींग को तोड़ के तुम्हारे पिछवाड़े में घुसवा दूंगी।
एक तुम, एक वो तुम्हारा पागल खाने से भागा हुआ यार। तुम दोनों ने मिलकर मेरा और मेरी बहन का तो जीना ही हराम कर रखा है। जिया की बात सुन के सब लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। हमेशा मुंह बंद करके रखने वाले अक्षत के फेस पर भी एक लंबी चौड़ी सी स्माइल आई थी। जिया की बात सुन के राज को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती जिया के रूम में जाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस रूम से बाहर निकालेगी और मेरे हाथ पैर भी तोड़ोगी। तुमने क्या मुझे लैला समझ के रखा है जो हाथ में चूड़ी पहन के रखूँगा। तुम तो सिर्फ मेरे पैर तोड़ोगी, मैं तुम्हें पूरा तोड़ूंगा। सिर्फ तोड़ूंगा नहीं बल्कि निचोड़ूंगा वो भी। इतना कहकर वह रुक जाता है और फिर हंसते हुए उसे एक आंख मार देता है। जिया राज की बेशर्म भरी बातें सुन के शर्म से एकदम लाल हो जाती है, क्योंकि सभी घर वाले आंखें बड़ी करके राज की बेशर्मी देख रहे थे। मैं क्या कोई नींबू हूँ या फिर गीला कपड़ा जो तुम मुझे निचोड़ोगे। खुद को कभी आईने में देखा है तुमने? चूसे हुए गन्ने लगते हो। जिया गुस्से से बोली, अगर मैं चूसा हुआ गन्ना हूँ तो तुम भी धूप में सूखी हुई मेढक नजर आती हो जो पूरे दिन टर टर बस करती ही रहती हो। राज बोला। जिया कुछ बोलने को होती है कि उससे पहले ही कबीर उन दोनों को चिल्ला के चुप करवा देता है और बोला, अगर अब तुम दोनों ने एक भी वर्ड और बोला ना तो मैं तुम दोनों को सच में तालाब में छोड़ आऊँगा, फिर करते रहना टर टर। उसके बाद कबीर छाया की ओर मुड़ता है और फिर बोला, और तुम इतनी देर से चुप क्यों हो? तुमने साली साहिबा से लड़ाई क्यों नहीं की मेरे लिए? पर मैं अपनी ही बहन से क्यों लड़ाई करूँगी, वो भी आज जैसे ऐरे गहरे नट्ठू ठहरे के लिए। छाया अपनी सारी की सारी ताकत जोड़ के बोली। छाया को बोलते हुए देखकर तो सबकी आंखें बाहर आने को हो गई थीं, क्योंकि आज तक किसी ने भी छाया ने ऐसी बात नहीं की थी। पहली बात तो ये जाने मन की मैं कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं हूँ। मैं द फेमस सर्जन कबीर मल्होत्रा हूँ और तुम्हारा होने वाला पति और तुम्हारे फ्यूचर में होने वाले बच्चों का बाप। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी बहन ये बोल रही है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तो एक अच्छी वाइफ की तरह अपना फर्ज निभाओ और अपनी बहन से जाकर लड़ो मेरे लिए। कबीर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला। उसकी बात सुन के छाया उसे ऐसे देखती है जैसे उसके सिर पर सींग लगा हो। मेरी दी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने जो बोला 16 आने सच बोला है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ऊपर का माला बिल्कुल खाली होता है और जो थोड़ा बहुत गलती से आ जाता है उसमें गटर का सड़ा हुआ पानी होता है जो पूरे टाइम बस उबलता ही रहता है। पूरे टाइम उस सड़े हुए पानी में बैठकर यही सोचते हो कि कैसे अपनी फूल सी नाजुक बीबी का काट ले। छाया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं मेरी बीबी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, चाहे तो उससे पूछ लो। अच्छा तो वर्डवार में कूदते हुए बोला, अब उसको कौन समझाए कि उसकी भैंस भी पानी में जा चुकी है। अक्षत की बात सुन के सब लोग अब कुमकुम की ओर ही देखने लगते हैं, जो कि बस अक्षत को गुस्से से घूरे जा रही है। तुम तो ब्रह्मा जी के आँख के तारे हो,
डेली सोप की संस्कारी बहू हो, जो पूरा दिन सिर पर 52 गज का घूंघट लेके जी मम्मी जी करती रहती है। कुमकुम अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली। अच्छा तो अब आंखें फाड़े उसे ही देखता है, जैसे बोल रहा हो कि मैंने क्या किया। कुमकुम अच्छत की बात समझ के उसके पास जाके बोली, अपनी इन जल्लाद सी आंखों से किसी और को डराना मुझे नहीं, डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारी इन मटर सी आंखों से। पूरा दिन तो मिक्सी की तरह बजते रहते हो। पूरा दिन में 1 घंटे मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा, 2 घंटे में तुम्हें ओवन पर पका दूंगा, 4 घंटे में अनारकली बना दूंगा। अरे कंफ्यूजिंग इंसान, पहले तुम डिसाइड क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम्हें मेरे साथ करना तो करना क्या है। एफिल टावर जितनी हाइट ले रखी है कि बात करने के लिए भी सीढ़ियाँ लगानी पड़ती हैं। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, सुधर जाओ नहीं तो उसे मिक्सी में डाल के तुम्हें पीस डालूंगी और गुब्बारे में डाल के हवा में फुस कर दूंगी। कुमकुम के इस लंबी चौड़ी स्पीच के बाद एक गहरी सांस लेती है और अच्छत को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं अच्छत अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके देखता रहता है कि आज उसकी क्यूट लिटिल वाइफ सबके सामने तो उसका भजिया तल गई। कुमकुम के साथ साथ छाया और जिया भी निकल जाती हैं। वहीं सारे लड़के अपनी अपनी प्यारी प्यारी प्रेमिकाओं को जाते हुए देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं बाकी सारे घर वाले हंसते हुए उन तीनों को ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों का ही दिमाग सुन्न हो चुका था। थोड़ी देर में वो उस ट्रॉमा से बाहर आते हैं तो कबीर और अच्छत दोनों ही राज को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे, जैसे बोल रहे हों, घेड़े आज तो हम तेरा खून ही पी जाएंगे। राज उन दोनों की जलती निगाहों को खुद पर महसूस करके खुद को बचाने के इरादे से बोला, अगर तुम दोनों ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगा और तुम्हारे जो बेबी होंगे ना, उनकी आवाज़ कौवे जैसी होगी। राज की बात सुन के कबीर और अच्छत एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर उस पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी देर में राज का भर्ता बन चुका था और उसके ऊपर बैठ के अच्छत और कबीर दोनों ही अपनी वालियों पर नज़र रखे थे कि वो आखिर क्या कर रही थी, क्योंकि उन तीनों गर्ल्स के रूम के अंदर से लॉक कर लिया था और उन तीनों ने ढेर सारे स्नैक्स के साथ एक हॉरर मूवी एंजॉय कर रही थी। या ये बोलो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम जोर जोर से चिल्ला रही थी, वह भी एकदम डर के मारे। आखिर यह बॉस कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे तीनों लव बर्ड्स की नोक झोंक आप सबको कैसी लगती है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।